साथियों नमस्कार। भारत के भूगोल की अपन बात कर रहे थे और उसमें भौतिक प्रदेश से संदर्भित अपन ने एक प्रदेश की चर्चा कर चुके हैं, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, या जिसको कहा अपन ने हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और अब अपन दूसरे प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, इसमें आपके सामने है उत्तर का विशाल मैदान, जो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव हुआ और विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और उसे ही अपन ने नाम दिया है उत्तर का विशाल मैदान। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। सबसे पहले अपन बात करते उत्पत्ति के संदर्भित में। उत्पत्ति देखिए, इसकी उत्पत्ति से संदर्भित जहां अपन भारत की बात करते हैं तो देखिए इस रूप में ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, और यही अपन का इंडियन प्लेट का पार्ट है। और ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट उत्तर वाले भाग में जो चीन वाला भाग है, इन दोनों के टकराने से, और अपन ने कहा कि यहाँ जो पर्वत बना था और उस पर्वत का नाम लिखा था अपन ने हिमालय। इधर से अपने का इंडियन प्लेट, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दोनों टकराई और टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय पर्वत के बनने के बाद, यानी हिमालय पर्वत बना जो अपन कहते हैं टर्सरी कल्प में। टर्सरी कल्प में अल्पाइन भू हलचल से, और टर्सरी कल्प के बाद जो अगला जो कल्प आता है उसका नाम है चतुर्थक कल्प। और चतुर्थक कल्प में हिमालय और दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों के द्वारा, दोनों तरफ से आने वाली नदियों के द्वारा, इधर से नदियां आई और इधर से नदियां आई, और नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव हुआ, और मिट्टी का जमाव होने से ये नदियां हैं, नदियां। और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। जमा हुआ और फिर अपन के यहाँ एक मैदान का निर्माण हुआ, और उसे ही अपन ने नाम क्या रखा है, उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे अपन, जहाँ अपनी बात हो रही थी, जो नवजीवी महाकल्प है, नवजीवी महाकल्प में जिसको अपन कहते हैं तृतीयक और चतुर्थक, जो उसमें दो कल्प हैं, तो नवजीवी महाकल्प के चतुर्थक कल्प में, और चतुर्थक कल्प का भी अपन कहीं प्लिस्टोसीन युग में, प्लिस्टोसीन युग में हिमालय व दक्षिण के पठार या हिमालय व प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ के जमाव से इस मैदान की उत्पत्ति हुई। तो पहले अपन इसको उत्पत्ति को लिखते हैं। चतुर्थक कल्प में ऐसा लिखें, उत्तरी मैदानी प्रदेश देश की उत्पत्ति मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति चतुर्थक कल्प के प्लिस्टोसीन प्लिस्टोसीन युग में हिमालय व दक्षिण के पठार पठार से आने वाली नदियों
के द्वारा लाई गई जलोढ़ के जमाव से। जलोढ़ के जमाव से हुई है। ये अपन ने दो तीन बातें विशेष रूप से इसमें की हैं। चतुर्थ कल्प का और कौन सा युग है? प्लीस्टोसीन युग है। और इस प्लीस्टोसीन युग की जो अपन बात करें, इसमें एक तो हिमालय की तरफ से आने वाली और दूसरा दक्षिण के पठार से आने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़, या अपन कहीं कांप जिसको अपन कह रहे हैं, जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ के जमाव से हुई है। ये तो अपन ने बात की इसकी उत्पत्ति से संदर्भित। अब अपन आगे बात करते हैं। उत्तरी मैदानी भाग, मैदानी भाग सिंधु नदी के मुहाने से गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक, ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक, मुहाना यानी जहां नदी समुद्र में गिर रही है, तो जो समुद्र से मिलती है वहां तक का पार्ट वो अपन मुहाना कहते हैं। तो अपन के डेल्टा या एस्टरी के रूप में जानते हैं। तो एक तरफ अपन जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जहां बन रहा है, जहां लास्ट में समुद्र में गिरती है, तो वो मुहाना भाग है। उत्तरी मैदानी भाग सिंधु नदी के मुहाने से गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। जिसमें भारत के क्षेत्र में, भारत के भाग में 2400 किलोमीटर की लंबाई है। तो जहां अपन बात कर रहे हैं भारत की, ये देखो टोटल लंबाई की अभी अपन ने बात की है, ये ध्यान रखें। अभी जो आपके सामने जो चर्चा की है, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि इधर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु का मुहाना, ये सिंधु, और इधर आप देखें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना है। और इनके बीच की जो लंबाई अपने कहा, ये जो लंबाई है, ये अपने कहा कितनी है? 3200 किलोमीटर। लेकिन सिंधु का मुहाना पाकिस्तान में है, और जहां अपन कहें गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है, गंगा ब्रह्मपुत्र, यहां लिखता हूं गंगा ब्रह्मपुत्र, इसका जो मुहाना है, ये मुहाना, ये अपन कहीं कहाँ है? ये बांग्लादेश में। तो जहां अपन कहें भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश, इस वाले भाग में पूरा जो मैदानी भाग है उसकी टोटल लंबाई 3200 किलोमीटर है। अब भारत में कितना है? भारत में अपन कहीं इधर से भी ये काट दिया और इधर से भी, और ये अपन कहीं भारत का भाग है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। टोटल लंबाई तो 3200 लिखी है, लेकिन जिसमें भारत के भाग में कितनी है? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। फिर देखिए आगे आप इसमें आए, इस मैदानी भाग, इस मैदानी भाग की
औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। ये एवरेज रूप से इसकी चौड़ाई की बात की है। 240 से 320 किलोमीटर, कहीं अपन कहीं कम ज़्यादा है, एवरेज रूप में इतना चौड़ा है, जो अपन कहीं उत्तर से दक्षिण के रूप में फैला, कैसे पूर्व से पश्चिम के रूप में फैला हुआ है। आगे मैदानी भाग की औसत ऊंचाई, एवरेज जो हाइट अपन कहें, औसत ऊंचाई 200 मीटर है। औसत ऊंचाई 200 मीटर है। और आगे लिखना, तथा इसकी अधिकतम ऊंचाई, इस मैदानी भाग की, तथा इसकी अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर है, जो अंबाला व सहारनपुर के बीच है। अंबाला व सहारनपुर के, अंबाला जो अपन कहीं हरियाणा में है और सहारनपुर जो अपन कहीं उत्तर प्रदेश में। ये जिसकी जो इसकी अधिकतम जो ऊंचाई की जो बात की है, इस तरफ तो अपन कहीं नदी आती है जिसका नाम है सतलज, और इस तरफ वाले भाग में जो नदी जाती है इधर, इधर जाती है यमुना, और यमुना फिर आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो सतलज और यमुना के बीच का जो पार्ट है, जो भारत के जल विभाजक के रूप में भी है, और ये अपन के इस तरफ है जो शहर जिसका नाम है अंबाला, और इधर जो नगर है इसका नाम है सहारनपुर। इसके बीच अधिकतम ऊंचाई कितनी बताई अपन ने, 291 मीटर। और जब अपन रिवर सिस्टम की बात करते हैं, अफवाह तंत्र की बात करते हैं, तो वहां भी आप देखते हैं भारत का जो जल विभाजक रेखा है, वो अपन कहें उत्तर में जो मानसरोवर झील से चल के और नीचे की तरफ होती हुई, और जहाँ इस वाले भाग से होती हुई, और फिर नीचे अरावली के साथ साथ, और फिर अपन कहें जैसे नर्मदा ताप्ती को छोड़ते हुए, और फिर पश्चिमी घाट के सारे कन्याकुमारी तक है। तो ये जल विभाजक का पार्ट है। अधिकतम ऊंचाई से इस तरफ का पानी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है, और इस तरफ अपन कहीं जो जा रहा है वो अरब सागर वाले भाग में जा रहा है। तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई है। ये जरूर ध्यान रखें, जैसे अपन ने उत्पत्ति में लिखा है, अब जब हिमालय पर्वत बना, तो हिमालय पर्वत जैसे बना तो उसके पास खाई बनी, और जो वो तैतीस सागर के पार्ट से जो अपन के मलबा वलित होकर हिमालय बना, और फिर जो खाई थी जो अपन के तैतीस सागर का हिस्सा था, उसी वाले पार्ट में धीरे धीरे नदियों के द्वारा लाकर मिट्टी का जमाव किया, और उसी से मैदान की अपन के निर्माण हुआ है, मैदान की उत्पत्ति हुई है। आगे लिखें इसमें, मैदानी भाग की औसत गहराई 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर से 2000 मीटर है। औसत जो अपन ने किसकी बात की है, गहराई। गहराई का तात्पर्य कितनी गहराई तक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव मिलता है। फिर उसके नीचे तो अपन कहें जहाँ ठोस रूप में जो चट्टान है, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या है, वाहित मृदा है, दूसरे स्थान से लाकर जमा की गई है। तो ऐसी मृदा की अधिकतम गहराई कितनी है, कहीं 1 किलोमीटर है तो कहीं 2 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ये तो अपन ने इसकी जानकारी जो बेसिक रूप से जो की है उसकी बात है। अब देखिए अपन जो इसका जो मैदानी भाग का वर्गीकरण देखते हैं, वो दो रूपों में देखते हैं।
एक भौगोलिक वर्गीकरण और एक प्रादेशिक वर्गीकरण। तो पहले अपन बात करते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। देखिए, उत्तरी मैदानी भाग का उत्तरी मैदानी भाग का भौगोलिक वर्गीकरण। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण। और ये भौगोलिक वर्गीकरण जहां अपन कहें ऊंचाई से और निम्न ढाल की तरफ है, घटते ढाल की तरफ है। जैसे अपन कहते हैं जो शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी, उस शिवालिक से और फिर जैसे जैसे ढाल नीचे की तरफ कम होता जाता है और अंत में समुद्र का जो मुहाना है, तट है, जहाँ नदी लास्ट में समुद्र में गिरती है, उस डेल्टाई भाग तक अपन कहें इसके पाठ को देखा जाता है। तो अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये किस रूप में है, ढाल के घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। एक तो बढ़ता हुआ ढाल, एक घटता हुआ का ढाल। लिख देना ढाल के अनुसार। ये ढाल के अनुसार है, किस रूप में है देखिए आपके सामने। फिर अपन बात करते इससे संदर्भित। ये आपके सामने जो अपन बात कर रहे हैं, ये हिमालय की श्रेणी है और इस श्रेणी का नाम है आपके सामने शिवालिक। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक और सबसे नई श्रेणी शिवालिक। और इस शिवालिक श्रेणी के नीचे वाले भाग की जो बात कर रहे हैं, इसके नीचे अपन कहें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर। देखिए आप, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं कंकड़ पत्थरों का आकार छोटा होता जा रहा है। जहाँ अपन कहें पर्वत की तलहटी के पास मोटे मोटे हैं, फिर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे कंकड़ पत्थरों का आकार छोटा होता जा रहा है। तो अपन कहें मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जो क्षेत्र है इस वाले भाग से, और यहाँ अपन के जो नदियां हैं वो नदियों का जल इन कंकड़ पत्थर के नीचे से बहता है। ये नदियां हैं, ये नदियों का जल, नदियां। और नदियों का जल कंकड़ पत्थरों के नीचे से बहता है तो ऊपरी सतह पे नजर नहीं आता। तो इस वाले पार्ट को जो अपन नाम देते हैं, इस वाले भाग को, और इसको नाम दिया जाता है, आपके सामने रख रहे हैं, ए भाबर प्रदेश। सॉरी, ए जो अपन ने नाम रखा जिसको क्या लिखा है, भाबर प्रदेश। फिर जहां अपन कहीं नदियों का जल पुनः धरातल पे प्रकट हुआ, और जब पुनः धरातल पे प्रकट होने के बाद जो दलदली क्षेत्र बना, जो सघन वनस्पति का क्षेत्र है, उस वाले भाग को जहां अपन कहें ये जो पार्ट है, जहां नदियां पुनः धरातल पे यहाँ आई और ये फैल गया, और ये क्षेत्र कैसा बन गया, दलदली क्षेत्र। और इस वाले पार्ट को नाम दिया अपन ने, जिसको बी पार्ट, जिसको अपन ने नाम रखा तराई प्रदेश। मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों की पट्टी जिसको भाबर प्रदेश। भाबर के दक्षिण में फिर अपन के जहाँ नदियों का जल पुनः धरातल पे प्रकट होता है, दलदली क्षेत्र है, और ये अपन के सघन वनस्पति का क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के कीटों की उत्पत्ति होती है, इसलिए बीमार जो अपन के मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है, इसलिए मानव बसाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए अस्वास्थ्यकर प्रदेश है।
फिर इसके नीचे जो अपन कहीं पार्ट की बात, जब नदी नीचे की तरफ बहते हुए जाती है तो ये देखिए, ये आपके सामने नदी का पार्ट है और नदी के दोनों तरफ का ये जो पार्ट है, जो अपेक्षाकृत नदी के द्वारा ही बना हुआ है, लेकिन ऊंचा भाग है, ये ऊंचा भाग है। ऊंचा भाग नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का ही जमाव है, लेकिन अपेक्षाकृत कैसा है, ये ऊंचा पार्ट है। और इस वाले जो पार्ट को अपन जो नाम देते हैं, सही मायने में जो सी पार्ट है वो है सी पार्ट, जलोढ़ मैदान। और इस जलोढ़ मैदान का जो ये सी वाला पार्ट जो लिखा है, ये C1 लिख रहे हैं अपन इसको, इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं अपन, जो आपके सामने सी के अंदर 1, इसको कहते हैं बांगर प्रदेश। जलोढ़ मैदान का ही पार्ट है ये। नदियों के द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मैदान है, इसलिए जलोढ़ मैदान तो इसका पार्ट है, और पुरानी जलोढ़ मृदा उसको अपन नाम क्या देते हैं, बांगर प्रदेश। और जहां नदी हर वर्ष जो नई मृदा परत, जहां अपन कहीं नदी बहती हुई जा रही है और ये नई मृदा परत का जमाव होता है, इस वाले पार्ट को अपन नाम देते हैं, इस वाले भाग को, इसको नाम देते हैं खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। कितना नवीन, कम से कम 1 वर्ष में नदी द्वारा नई मृदा परत का जमाव किया जाए, ऐसे प्रदेश को नाम क्या दिया जाता है, खादर प्रदेश। और मैदानी भाग का सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ कोई भाग है तो वो कौन सा है, खादर प्रदेश ही है। फिर आप देखिए लास्ट में नदी फिर अपन कहें डेल्टा बनाती है, इस वाले पार्ट में नदी लास्ट में, और फिर ये समुद्र से मिलती है, ये समुद्र, और समुद्र से पहले जो अपन के फैलते हुए डेल्टा बनाती है, और इसे ही अपन जो पार्ट का नाम देते हैं 3 नंबर पे, को नाम कहते हैं डेल्टा। बांगर, खादर व डेल्टा तीनों ही पार्ट जलोढ़ मैदान के हिस्सा हैं। तो अपने का मूल रूप से मैदानी भाग को भौगोलिक वर्गीकरण में 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है। तो शिवालिक के दक्षिण में मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र, जहां नदियों का जल ऊपरी धरातल पे नजर नहीं आता है, उसको अपन कहते हैं भाबर प्रदेश। जहां नदियों का जल पुनः धरातल पे प्रकट होता है, दलदली क्षेत्र है, सघन वनस्पति का क्षेत्र है, मानव स्वास्थ्य के बचाव के अनुकूल नहीं है, अस्वास्थ्यकर प्रदेश है, जिसको अपन ने कहा तराई प्रदेश। फिर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव होने से जिस मैदान का निर्माण होता है उसको जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान के 3 पार्ट किए हैं। जलोढ़ मैदान यानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ, नदियों द्वारा पुरानी जलोढ़ मृदा उसको अपने कहा बांगर, नवीन जलोढ़ मृदा उसको खादर, और नवीन में भी सबसे नई, जिसको नवीनतम यदि कांप की बात कहें तब उसको नाम देते हैं डेल्टा। अब अपन बात करते हैं एक एक की, देखिए। तो 1 नंबर पे जिसको लिखा अपन ने ए, भाबर प्रदेश। और भाबर प्रदेश कहाँ है, आपके सामने है, देखिए। देखना, शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर व जल पारगम युक्त क्षेत्र। जल पारगम का, जिसके कारण नदियों का जल आसानी से पार होता है नीचे के, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर व जल पारगम युक्त क्षेत्र भाबर प्रदेश कहलाता है, कहलाता है।
इसकी औसत चौड़ाई एवरेज, इसकी औसत चौड़ाई 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है। यानी इसकी ये जो चौड़ाई है, जो शिवालिक के दक्षिण के अंदर, तो ये कहीं 8 किलोमीटर कहीं 16 किलोमीटर तक भी अपन कहें ये भाबर प्रदेश पाया जाता है। तो अपने का मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और जल पारगम युक्त क्षेत्र, जिसी को अपन ने नाम दिया है भाबर प्रदेश। अब देखिए दूसरा बी पार्ट। और बी पार्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश कहाँ है? भाबर के भी दक्षिण में है अपन कहीं, तो लिखना तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिण में, जहां नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है। भाबर प्रदेश के दक्षिण में जहां नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है, प्रकट होता है तथा दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। यानी भाबर से पहले ऊपर भी नदियों का जल नजर आ रहा है, भाबर में फिर अपन कहीं कंकड़ पत्थर से नीचे से बहता है, तराई में पुनः प्रकट होता है, और दलदली क्षेत्र, चारों तरफ पानी फैल गया, दलदली क्षेत्र है। यहां विभिन्न प्रकार के कीटों की उत्पत्ति होती है, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है। क्या अपन देखें, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग है, उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तरी भाग है, उत्तर प्रदेश बिहार का ऊपरी भाग जो अपन के नेपाल की सीमावर्ती भाग, उसी को अपन तराई भाग कहते हैं। तो उस वाले भाग की बात कर रहा है, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप रहता है। अतः मानव बचाव की दृष्टि से अस्वास्थ्यकर है। अस्वास्थ्यकर प्रदेश है, यानी अपन के मानव बचाव की दृष्टि से ये उपयुक्त प्रदेश नहीं है, या अपन यूं कह सकते हैं मानव बचाव की दृष्टि से ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जो कीटों की उत्पत्ति होती है, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों का पूरे वर्ष भर प्रकोप रहता है, इसलिए अपन के ये उपयुक्त, अपन के मानव बचाव का क्षेत्र नहीं है। आगे लिखना, यहाँ सघन वनस्पति का विकास हुआ है, सघन वनस्पति का विकास हुआ। जो अपन कहें, जैसे आपने सुना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी इसी तराई प्रदेश में। दूसरा, जब पाकिस्तान से पुनः प्रवासित, जिसको प्रतिगमन प्रवास बोलते हैं, प्रतिगमन प्रवास क्या होता है? भारत से जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं रहे फिर वो,
वहां भी उनकी जो पूंजी थी, स्थान थे, उन पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान से फिर वापिस भारत आ गए। इसको कहा जाता है प्रतिगमन प्रवास। तो जो पाकिस्तान से पुनः प्रवासित होकर वापिस भारत में आए, तो उनको भारत सरकार ने भूमि का आवंटन इस तराई प्रदेश में किया, और इसी में जो भूमि बची हुई थी तो वही इनको आवंटन किया और उनको यहाँ फिर बसाया गया। तो यहाँ सघन वनस्पति का भी विकास हुआ है। देखना आगे इसी में ही तराई प्रदेश, तराई प्रदेश 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। पंद्रह से 30 किलोमीटर की चौड़ाई तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखिए आगे। और तीसरा जो अपन प्रदेश की बात कर रहे थे, जिसको अपन नाम रखा है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ की जगह कांप का मैदान भी लिख सकता है। जलोढ़ मैदान या कांप का मैदान, यानी जो मिट्टी का जमाव है। जलोढ़ मैदान, इसके निम्न उप विभाग हैं। निम्न उप विभाग हैं। क्या उप विभाग हैं? जिसमें अपन ने लिखा 1 नंबर पे बांगर, बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश जो अपन कहें नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ की मृदा का क्षेत्र है। अब ऊंचा भाग है, अब नदियों का जल यहाँ नहीं पहुंच पाता है, और नदियों का जल नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो अपन के सिंचाई के द्वारा की जाती है। और जब सिंचाई अधिक की जाती है, जो अपन को पूरे वर्ष भर फसलें लें और चावल जैसी फसल का उत्पादन हो, दूध जैसी फसल का उत्पादन होता है, तो वहाँ अपन गन्ने जैसी फसल जहाँ अधिक अपन की सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अधिक सिंचाई के परिणाम स्वरूप इस मृदा की ऊपरी परत लवणीय हो जाती है। उसको रेह या कल्लर कहते हैं, या ऊसर भूमि कहते हैं। और इस भूमि को यदि उपजाऊ बनाए रखना है, तो इसके अंदर फिर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, ये ध्यान रखना अपने को। रेह या कलर की समस्या किस में आती है? बांगर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि नदियों का जल इस भाग तक नहीं पहुंचता, इसलिए कृषि कार्य के लिए, कृषि के लिए यहाँ अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अधिक सिंचाई के कारण ही अपन कहें कृषि का क्रिया से, कैपिलरी फोर्स से भूमि का जो लवण है, नमक है, वो ऊपरी सतह पे आके जम जाता है, इसलिए अपन कहें ये मृदा लवणीय हो जाती है। देखिए बांगर प्रदेश, इतना यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा है। इस भाग में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे मृदा की ऊपरी परत पर लवण की परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है।
तथा इस मृदा को ऊसर भूमि भी कहा जाता है। आगे इसे में लिख देना, मृदा की लवणीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो अपन ने कहा कि यहाँ अधिक सिंचाई के कारण या अरे कृषि करनी है, फसलें करनी तो सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई के कारण यहाँ अपन कहीं भूमि पर नमक की परत जम जाती, जिसको रेह कलर या ऊसर भूमि के रूप में जानते हैं। और उसको यदि अपने को दूर करना है रेह कलर की समस्या को, तो किसका प्रयोग करेंगे अपन? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और जिससे अपन कहें जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, में अपन ने कहा है। आगे देखिए, इसमें इसी से संदर्भित जो अपन के आगे जो बात है कि इस जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र है, इस वाले भाग में जब अपन के वर्षा के समय और साथ में भौतिक अपक्षय की क्रिया से, अपक्षय यानी वेदरिंग की क्रिया से मुलायम मिट्टी कट जाए और कंकड़ पत्थरों का जमाव रह जाए, तब उसको नाम दिया जाता है भूड़। आगे इसमें लिखना एक टर्म अलग से, भूड़। भूड़ के बारे में बांगर प्रदेश में बांगर प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन अभी, जो उसी भाग की जहां अपन के नदियों का जल अपन के धरातल के ऊपर प्रकट नहीं होता है, उस वाले भाग की बात कर रहे हैं, जहां नदियों का जल इस वाले भाग पे नहीं पहुंच पाता है, केवल वर्षा का जल रहता है। बांगर प्रदेश में मुलायम मिट्टी अपक्षय क्रिया से, वेदरिंग अपक्षय क्रिया से कट जाती है, तो कंकड़ों का ढेर रहता है, कंकड़ों का ढेर शेष रहता है, जिसे भूड़ कहते हैं। और फिर अपन के इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसका नाम अपन लिखते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश क्या है? जिसको अपन कहें नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। लिखना, नवीन जलोढ़ या कांप कहीं, नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ष इसका जो निर्धारण किया गया है,
वर्ष में एक बार नदियों के द्वारा नई मृदा परत का जमाव अवश्य हो। जहां प्रति वर्ष नदियों द्वारा नई मृदा परत का जमाव होता है। मैदानी भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यानी जो मैदानी भाग है वो सबसे ज्यादा जो फर्टाइल है वो कौन सा क्षेत्र है? खादर प्रदेश है। तो मैदानी भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और अंत में लिखे अपन के इसी का जो अपन कहें 3 नंबर और जिसको अपन कहें डेल्टा। यह है मैदानी भाग का सबसे नवीनतम मैदानी भाग का सबसे नवीनतम कांप जमाव का क्षेत्र है। ये ध्यान रखना इस वाले टर्म में यहां किस शब्द का प्रयोग किया? नवीनतम। और इसमें किस शब्द का प्रयोग किया है? नवीन। नवीन और नवीनतम में शायद फर्क समझ में आ रहा होगा। नवीन में भी सबसे नया वो क्या है? नवीनतम। तो जिसमें कहा है यह मैदानी भाग का सबसे नवीनतम कांप जमाव का क्षेत्र है। और इस वाले भाग में अपन कहें इसके बाद नदी कहाँ पहुंचती है? समुद्र में। तो अंत में जो डेल्टाई भाग है उसमें नदी फैलकर बहती है और उसमें तो लगातार नई से नई मृदा परत का जमाव होता है। तो ढाल के सारे अपने का सबसे ढाल की जब बात करता है निम्न, जैसे इसको लिखना निम्न ढाल, ऐसे लिखा मैंने, निम्न ढाल की तरफ। यदि आपके सामने मैं कहूं तो इस वाले मैंने लिखा आपके सामने, ये तो भाबर से नीचे कौन सा है? तराई। तराई से नीचे वाला पार्ट क्या है? जिसको अपन ने नाम दिया बांगर। बांगर से नीचे क्या है? खादर। और खादर से भी नीचे क्या है? डेल्टा। इसका मतलब ढाल के साथ यदि आप देखें तो ऐसा भी कई प्रश्न होते, ध्यान रखना। सबसे ऊपर भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, फिर डेल्टा। लेकिन ये तीनों जो पार्ट हैं ये अपन कहें ये तो पार्ट है ए, ये है बी और ये पार्ट है सी, जिसको अपन ने नाम लिखा जलोढ़ मैदान। ये जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। और ये अपनी इतनी बातें हुई जो अपन ने कहा उत्तरी मैदानी भाग का भौगोलिक वर्गीकरण। और अगली क्लास में अपन बात करेंगे तो प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में। थैंक यू।